31 अक्टूबर 1984 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों को खोज खोज कर मारा गया। उन्हें टायर के अंदर हाथ बांध कर जलाया गया। ऐसे में 41 साल बाद सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये वही सज्जन कुमार हैं जिसने एक महिला के सामने उसके पति और पुत्र को जिंदा जलाया था। ऐसे में 41 साल बाद इसे सजा सुनाई गई है, वो भी केवल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्या आप इसे उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है उस सजा से संतुष्ट हैं या फिर फांसी चाहते थे? एक महिला के सामने उसके पति और पुत्र जसवंत सिंह तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने के आरोप में 41 साल बाद सजा एक तो सुनाई गई और दूसरे फांसी की सजा ना सुनाकर केवल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम सभी जानते हैं 1984 में सिखों के खिलाफ दंगा भड़का था, लेकिन दंगा क्यों हुआ, इसका मूल कारण क्या था? आज इसके बारे में हम विस्तृत जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1984 में सिखों के खिलाफ दंगा क्यों हुआ था। दरअसल 1970 के दशक में इंदिरा द्वारा लगाए गए भारतीय आपातकाल के दौरान स्वायत्त सरकार के लिए चुनाव प्रचार के लिए हजारों सिखों को कैद कर लिया गया था। हजारों सिख जो स्वायत्त सरकार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें आपातकाल के दौरान जो 1970 के दशक में लगा था, उस समय हजारों सिखों को कैद कर लिया गया। इस छुटपुट हिंसा के चलते एक सशस्त्र सिख अलगाववादी समूह को भारत सरकार द्वारा एक आतंकवादी संस्था के रूप में नामित कर दिया गया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के द्वारा इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने का आदेश दिया और सभी विद्रोहियों को खत्म करने को कहा। स्वर्ण मंदिर पर जितने भी विद्रोहियों ने अपना अधिकार जमा लिया था, या फिर ऐसा कहें कि जो अलगाववादी समूह था, उसने जो है स्वर्ण मंदिर को ही अपना निशाना बनाया, अर्थात स्वर्ण मंदिर पर अपना डेरा जमाया था। ऐसी स्थिति में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी ने इन सभी अलगाववादियों को मारने का आदेश दे दिया, क्योंकि स्वर्ण मंदिर पर हथियारबंद सिख अलगाववादियों से कब्जा कर लिया था। भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा बाद में पंजाब के ग्रामीण इलाकों से अलगाववादियों को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। इन दंगों का मुख्य कारण स्वर्ण मंदिर पर सिखों का घेराव करना था। पाकिस्तान के गुप्त समर्थन से कुछ सिख आतंकवादियों की मांग एक खालिस्तान नाम का एक अलग देश बनाने की थी। जो अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे, इन्हें पाकिस्तान का गुप्त समर्थन प्राप्त था, क्योंकि जब भारत ने पाकिस्तान को तोड़कर एक अलग देश बांग्लादेश बनाया था, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को भी लगता था कि हम भारत को तोड़कर एक अलग देश खालिस्तान बना लें। इसके लिए वह काफ़ी पैसा अपना जो है निवेश किया था इन अलगाववादियों के ऊपर, जहां केवल सिख ही रहेंगे। एक ऐसा देश बनाने की बात कर रहे थे ये अलगाववादी, जहां केवल सिख रहेंगे। कांग्रेस सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। आतंकवादी सिख कई चेतावनियों के बाद भी मंदिर को नहीं छोड़ रहे थे। जो स्वर्ण मंदिर पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, उन्हें कई चेतावनी दी गई, उसके बाद भी जो है ये सिख मंदिर को नहीं छोड़ रहे थे। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर से सिखों को हटाने के लिए मिलिट्री की सहायता ली। वहाँ मुठभेड़ हुई, बहुत से सिख मारे गए। यह देखकर इंदिरा गांधी को दो अंगरक्षक जो कि सिख थे, उन्होंने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। जब इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा जमाए हुए आतंकवादियों अर्थात सिखों को मार गिराया सैनिक भेजकर, तो ऐसी स्थिति में जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक बॉडीगार्ड थे, वो भी सिख समुदाय से ही थे। तो ऐसी स्थिति में जब सिखों को मारे जाने की खबर आई, तो ऐसी स्थिति में इन बॉडीगार्डों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी पर गोली चला दी, जिससे उनकी हत्या हो गई। 1972 के पंजाब राज्य चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई। 1972 में पंजाब में जब चुनाव हुआ तो वहाँ कांग्रेस की जीत हुई, अकाली दल हार गई। अकाली दल जो कि काफ़ी ज़्यादा इन अलगाववादियों के साथ थी, इसकी हार होती है। 1973 में
अकाली दल ने पंजाब को अधिक स्वायत्तता देने की मांग के लिए आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। यह आनंदपुर साहिब नाम से एक प्रस्ताव अकाली दल ने पेश किया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए। इन लोगों का मानना था कि पंजाब या फिर अन्य राज्यों पर केंद्र सरकार का काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण होता है। ऐसी स्थिति में राज्यों को काफ़ी ज़्यादा स्वायत्तता दी जाए और केंद्र के नियंत्रण को काफ़ी कम किया जाए। इसके लिए इन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव लाया। यह मांग करता है कि सत्ता को आमतौर पर केंद्र से राज्य सरकारों तक विचलित किया जाए। कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव को एक अलगाववादी दस्तावेज माना। कांग्रेस का मानना था कि केवल यह एक अलगाववादी दस्तावेज है और इसे खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने 1982 में आनंदपुर साहिब के प्रस्ताव को लागू करने के लिए अकाली दल के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर दिया। जो भिंडरावाले थे उन्होंने 1982 में इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए, लागू करने के लिए धर्म युद्ध मोर्चा शुरू कर देते हैं। भिंडरावाले ने आनंदपुर प्रस्ताव पारित करने की अपनी नीति के साथ सिख राजनीति घेरे में प्रमुखता से वृद्धि की, जिसमें यह विफल रहा। जो उसने अलगाववाद की राजनीति शुरू की थी, इसमें वह विफल रहा। खालिस्तान के एक अलग देश को सिखों के लिए मातृभूमि घोषित करना चाहता था। अन्य लोगों ने आनंदपुर साहिब संकल्प पर आधारित भारत में एक स्वायत्त राज्य की मांग की। कई सिखों ने आतंकवादियों के कार्रवाई की निंदा की। ऐसा नहीं था कि सभी जो है सिख इस अलगाववाद के समर्थन में थे। कुछ जो है इन लोगों के खिलाफ भी थे। कुछ जो है कुछ राष्ट्रीय सिख जो थे वो भारत सरकार के साथ थे और कुछ जो है आतंकवादियों का कार्य कर रहे थे पाकिस्तान के साथ मिलकर। भिंडरावाले ने 1980 के दशक में पंजाब में पुनरुत्थानवादी, उग्रवादी, आतंकवादी आंदोलन का प्रतीक था। भिंडरावाले 1980 के दशक में उग्रवादी, आतंकवादी का प्रतीक बन गया। उन्हें पंजाब में सिख उग्रवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भिंडरावाले को पंजाब में सिख उग्रवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। भिंडरावाले के तहत खालसा में शुरू किए गए लोगों की संख्या बढ़ गई। भिंडरावाले ने जो शुरू किया था उसमें जो है काफ़ी लोग जुड़ते चले गए। उन्होंने हिंदू समुदाय से सिख मूल्यों पर कथित हमले पर बयानबाजी का स्तर भी बढ़ाया। भिंडरावाले और उनके अनुयायियों ने हर समय आग्नेय अस्त्र ले जाना शुरू कर दिया। 1983 में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अपने उग्रवादी कैडर के साथ मिलकर सिख तीर्थ अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। 1983 में जब इनकी गिरफ्तारी होने का डर इन्हें सताने लगा तो इन्होंने जो है सिख तीर्थ अकाल तख्त पर ही कब्जा कर लिया। इससे स्पष्ट होता है कि ये लोग सिख धर्म के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ही कार्य कर रहे थे। 1980 के दशक की शुरुआत में सशस्त्र सिख अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन के कारण हिंसा जारी रही, जिसने भारत से स्वतंत्रता मांगी। जुलाई 1982 में सिख राजनीतिक दल अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल ने जनरल सिंह भिंडरावाले की गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में निवास करने के लिए आमंत्रित किया था। बाद में भिंडरावाले ने पवित्र मंदिर परिसर को एक शस्त्रागार और मुख्यालय बना दिया। सिखों का जो अब तक तीर्थ स्थल हुआ करता था उसे यह जो है शस्त्रागार का मुख्यालय बना दिया। अकाली धर्म युद्ध मोर्चा की स्थापना के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की हिंसक घटनाओं में उग्रवादियों ने 165 हिंदुओं और निरंकारियों को मार डाला। यहाँ तक कि भिंडरावाले के विरोध में 39 सिख भी मारे गए। आप देख सकते हैं 1984 दंगा की स्थिति, उस समय की कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ तक कि भिंडरावाले के विरोध में 39 सिख भी मारे गए थे। हिंसक घटनाओं और दंगों में कुल मौतों की संख्या 410 थी, जबकि 1180 लोग घायल हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्तर पर एक भारतीय सैन्य अभियान था। ऑपरेशन ब्लू जो है एक भारतीय सैन्य अभियान था जो 1 और 8 जून 1984 के बीच किया गया था। 1 से 8 जून 1984 के बीच ऑपरेशन ब्लू चला था, जो कि एक भारतीय सैन्य अभियान था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उग्रवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके सशस्त्र आतंकवादियों को पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब परिसर की इमारतों से निकालने का आदेश दिया था। भिंडरावाले की मृत्यु हो गई और आतंकवादियों को मंदिर परिसर से हटा दिया गया।
मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई की आलोचना दुनिया भर के सिखों ने की थी। मंदिर परिसर में जब से सैन्य कार्रवाई इंदिरा गांधी ने करवाया तो इसका जो है दुनिया में काफ़ी ज़्यादा आलोचना की गई, लेकिन इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, क्योंकि भिंडरावाले के नेतृत्व में तमाम अलगाववादियों ने मंदिर पर पहले कब्जा किया था और वहीं से आतंकवादी गतिविधियों को अपना बनाते थे, अब गतिविधियाँ करते थे। तो ऐसी स्थिति में सरकार की मजबूरी बन गई कि मंदिर परिसर में सैन्य कार्रवाई करना ही पड़ा। अब दुनिया भर के आलोचकों ने इसे सिख धर्म पर हमले के रूप में व्याख्या की थी। ऑपरेशन के 4 महीना बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने की थी। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, जिन्होंने 33 बार इंदिरा गांधी को गोली मारी। इंदिरा गांधी को 33 गोलियां लगी थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु पर सार्वजनिक आक्रोश आगामी दंगों में सिखों की हत्याओं का कारण बना। इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई तो ऐसी स्थिति में पूरा सिख समुदाय जो भारत में रहता था वह का इस दंगे की चपेट में आ गया। दंगों के बाद सरकार ने बताया कि 20,000 शहर छोड़कर भाग गए। 20,000 सिख जो है शहर छोड़कर भाग गए, यह सरकार का आंकड़ा था। जबकि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कम से कम 1,000 विस्थापित व्यक्तियों की सूचना दी। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दिल्ली के सिख मोहल्ले थे। दिल्ली का जो सिख मोहल्ला था वह सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। भारत भर के मानवाधिकार संगठनों और समाचार पत्रों का मानना था कि हत्याकांड का आयोजन किया गया था। हिंसा में राजनीतिक अधिकारियों की मिलीभगत, अपराधियों को दंडित करने में, सिखों को दंडित करने में न्यायिक विफलता और खालिस्तान आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ा। अकाल तख्त सिख धर्म का शासी निकाय हत्याओं को हत्याकांड मानता है। साल 1984 में दिल्ली में 2 सिखों की हत्या के मामले में पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा अब जाकर सुनाई है। आप लोगों ने देखा होगा कि सज्जन कुमार को सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की, लेकिन जो है इन 2 सिखों की हत्या जो हुई थी उनका परिवार और बाकी अन्य सिख समुदाय इन्हें फांसी की मांग कर रहा था, लेकिन जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है इन्हें केवल उम्र कैद की सज़ा तक ही छोड़ दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए लिखा है, इस घटना के समय यानी 1 नवंबर 1984 को गवाह संख्या 11 की उम्र करीब 14 साल थी और वो 10वीं क्लास की छात्रा थी। जो गवाही इस घटना का किया है उसकी उम्र जो है उस समय 14 साल थी। यह गवाह जो है जसवंत सिंह की बेटी ही थी। कोर्ट ने माना है कि इस उम्र की बच्ची ऐसी हत्या घटना को कभी नहीं भूल सकती और इस अदालत ने इस गवाही को स्वीकार किया है। कभी कभी देखा जाता है कि परिवार की गवाही नहीं ली जाती, लेकिन उस समय इस बच्ची की जिसने गवाही की उसकी उम्र केवल 14 साल ही थी। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने माना है कि बच्चे कभी इसी घटनाओं को भूलते नहीं और कभी झूठ नहीं बोलते। कोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगा और हत्या समेत कई अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया है। फिलहाल सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इसी सिख विरोधी दंगों में इन्हें जो है 2-3 मामलों के तहत सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से एक के तहत उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं वर्तमान में। एक और मामला जो यह था कि इस एक महिला के सामने उसके पति और बेटे को जिंदा जलाने का मामला था, उसमें अब जाकर इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें लोग आशा लगाए थे कि इन्हें फांसी दे दी जाएगी इस क्रूर हत्या के कारण, लेकिन यहाँ भी उम्र कैद की सज़ा ही सुनाई गई है। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ भड़के दंगों में हजारों सिख मारे गए थे। इसमें जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह भी थे और जसवंत सिंह की बेटी ने गवाही किया है अब जाकर जो उस समय केवल 14 साल की थी। सज्जन कुमार पर इस हिंसा के दौरान भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया था। यह इलाका दिल्ली के सरस्वती विहार पुलिस थाने की हद में आता है। दिल्ली के सरस्वती विहार में यह इलाका स्थित है। अदालत ने पाया कि बयान दर्ज कराते समय महिला 1 नवंबर 1984 की घटना को याद करते हुए रो पड़ी थी। महिला ने बताया था कि उसके पति और बेटे को भीड़ ने उसकी आंखों के सामने ही जिंदा जला दिया था, जिनका नाम जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह था। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों को उम्र कैद की सज़ा ना देकर बल्कि फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए।